नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो माफी आपसे कि इतने दिन बाद आपके साथ यूट्यूब पे मैं आ रहा हूं, लेकिन ये क्लास अब आपकी करंट अफेयर्स का वीकली सेशन हम लोग देखा करेंगे, जिसका नाम हमने रखा है करंट अफेयर्स का साप्ताहिक चालीसा। सर चालीसा क्यों? 40 क्वेश्चन आपको 7 दिन के बेहतरीन 40 सवाल मिलेंगे और लेवल हम इनका वही रखने का प्रयास कर रहे हैं जैसा आयोग आजकल आपसे परीक्षाओं के माध्यम से पूछ रहा है। तो अच्छे लेवल के सवाल हैं, आराम से 1 घंटा वीकेंड पे आइए, 1 घंटे की लगभग ये क्लास होगी और 40 बेहतरीन से सवाल समझ के चले जाइए। मतलब आपको सिर्फ महीने में 4 घंटे करंट अफेयर्स के लिए देने हैं, डेली डेली अलग से कार्यक्रम नहीं करना है। ये क्लास कंटिन्यू रहेंगी या नहीं, ये आप लोगों के प्यार पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये वीकली करंट अफेयर्स बेसिकली हम 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। पिछले पुराने मंथ्स के भी मैं सोच रहा हूं जनवरी से लेकर मार्च तक के भी 100 प्रश्न आपको प्रत्येक माह के कराता चलूं, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी वीडियो अपडेट होने के 12 से 14 घंटे के अंदर। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का बेसिकली ये मैटर है। मैं थोड़ा सा मेंटरशिप प्रोग्राम में बिजी था, क्योंकि एक बार जब आप पेड बैच में विद्यार्थियों को ले लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी उनके प्रति और ज्यादा बढ़ जाती है, और मैं बखूबी अपनी जिम्मेदारी आप लोगों के प्रति निभाना जानता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास करंट अफेयर्स का साप्ताहिक चालीसा, जिसमें हम 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को प्रश्नोत्तर के माध्यम से देखेंगे, प्रश्नोत्तर श्रृंखला के माध्यम से देखेंगे। चलिए तो पहला सवाल आपका है, द फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रक्षा निर्यात। गवर्नमेंट रक्षा निर्यात पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, रक्षा निर्यात को बढ़ाने पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। मतलब हम जो इक्विपमेंट सेना वाले बना रहे हैं उनको बनाएं और धड़ल्ले से बेचें। तो रक्षा निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, काफी हॉट टॉपिक चर्चा में रहता है, ठीक है। वित्त वर्ष 23-24 में भारत का रक्षा निर्यात अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। आप समझ रहे हो, मतलब हम निर्यात जो हथियारों का है वो हमारा बढ़ गया है, हथियारों का निर्यात ज्यादा करने लग गए, सर्वोच्च स्तर पे पहुंच गए। स्टेटमेंट सही है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, इस शब्द को प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5, 7, 8 सालों में लगातार ग्रो अप किया है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बने, ठीक है। चलिए तो रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स पहल शुरू की गई है। तो आपसे चर्चा में यह भी पूछ सकता है, हाल ही में चर्चा में रही आईडेक्स पहल किससे संबंधित है? तो रक्षा क्षेत्र में निर्यात से संबंधित है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने से संबंधित है। यह भी सही है। आपसे पूछा है कौन सा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो 1 और 2 दोनों। यही लेवल सेम टू सेम आपकी परीक्षा में एज इट इज प्रश्नों का रखा हुआ है, उसी लेवल उसी माध्यम से मैं आपको भी सवाल कराते चल रहा हूं। डिटेल्स देख लेते हैं। यह है आईडेक्स, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो वित्त वर्ष 23-24 में पहुंच गया, इतना पहुंच गया रक्षा निर्यात डॉलर, ठीक है, और जो पिछले वर्ष की तुलना में 32% ज्यादा है। कैन यू इमेजिन, हम 1/3% ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। चलिए, रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योगों को प्रदान किए गए एंड टू एंड डिजिटल समाधान के साथ साथ सरकार द्वारा लाए गए नीतिगत सुधारों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण यह उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब सरकार के प्रयासों का गुणगान हो रहा है। कोई बात नहीं, पीआईबी से लिया हुआ है तो सरकार के प्रयास तो गुणगान करेंगे ही। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स को याद रखोगे, भूलना मत मेरे दोस्त, परीक्षा में छपने योग्य सवाल है। चलिए दूसरा बेहतरीन सा सवाल, कच्चा तीबू द्वीप काफी समय से चर्चा में है, किन 2 देशों के मध्य बहस का मुद्दा बना हुआ है? कच्चा तीबू द्वीप विवादित स्थल हाल ही में खबरों में रहा। यह द्वीप किन 2 देशों के मध्य है? देश पूछ सकता है, जगह पूछ सकता है, किस जल संधि के पास है, कहां है, एरिया कितना है, इतने लेवल तक तो नहीं जाएगा, लेकिन ये 2-3 मोटी मोटी बात पूछी जा सकती है। भारत और श्रीलंका के मध्य जो है विवाद का बिंदु बना हुआ है, ये देख लो आप। हर क्वेश्चन में बेहतरीन सा इमेज, बेहतरीन सा मैप, जिससे कि आपके दिमाग में स्टेबिलिटी हो जाए प्रश्नों की, ठीक है। ये देखो, ये रहा भारत का तमिलनाडु, है ना, और रामेश्वरम द्वीप से
पूर्व की ओर है, ध्यान रखना, बल्कि मैं यूं कहूं कि रामेश्वरम से उत्तर पूर्व की ओर है तो ज्यादा सटीक होगा। लोकेशन ध्यान रखना, ऐसे भी पलट के सवाल पूछ सकता है, उत्तर पूर्व की ओर है। दूसरी चीज, पाक जल संधि के पास है। ये जो रेड रेड दिख रहा है ये है कच्चा तीबू द्वीप समूह। चक्कर क्या है, कच्चा द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्वी तट तमिलनाडु, इसको याद रखना, तमिलनाडु के तट के आसपास। या आपसे घुमा के पूछ लेगा तो कहेगा इस तट को क्या कहते हैं, ऊपर वाला उत्तरी सरकार, नीचे वाला कोरोमंडल। ठीक है, चलिए, निर्जन द्वीप है बेसिकली, यह एक ज्वालामुखी द्वीप है जो पाक जल डमरू के मध्य एक छोटा सा द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इधर से रहा अरब सागर, ये रहा बंगाल की खाड़ी, दोनों को भाई मिला रहा है कि मैं कराऊंगा तुम्हारा मिलन। कच्चा तीबू ऐतिहासिक विवाद क्या है, वर्ष 1974 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की श्रीमा आर.डी. भंडार नायके के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें कच्चा तीबू हमने क्या किया, श्रीलंका का अधिकार क्षेत्र मान लिया। लेकिन इस फैसले का कई बार विरोध हुआ। समझौते ने भारतीय मछुआरों को द्वीप के आसपास मछली पकड़ने और अपने जाल की सुखाने की अनुमति हेतु भारतीय तीर्थयात्रों पर कैथोलिक तीर्थयात्रा करने की अनुमति दी थी। चक्कर क्या था कि मान तो लिया हमने लंका तुम्हारा है, लेकिन बोले हमारे मछुआरे जो यहां से मछली पकड़ने जाते हैं वो लोग यहां विश्राम की अवस्था में लेट जाते थे, आराम से अपना जाल वाल फैला के सुखा देते थे। इन्होंने चाचा ने बंद करना शुरू कर दिया, बोले कोई नहीं आएगा। तब जो है थोड़ा सा ज्यादा विवाद उत्पन्न होने लगा इस चीज को लेके। तो कच्चा तीबू द्वीप को याद रखोगे आप, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कोडाई कनाल सौर वेधशाला। अच्छे लेवल के सवाल हैं, सिंपल सवाल अब नहीं पूछे जाते, है ना। पहला अगर किसी में जुड़ा हुआ हो महिला पुरुष तो वो भले ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रकृति आयोग पकड़ रहा है, तो अगर आप आयोग के हिसाब से नहीं चलोगे फिसल जाओगे बॉस। चलो, कोडाई कनाल सौर वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देख लेते हैं क्या क्या है। हाल ही में कोडाई कनाल सौर वेधशाला ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए हैं, है ना। यह वेधशाला आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह वेधशाला बेसिकली कहां है, तमिलनाडु में है। यह वेधशाला वर्तमान में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के अंतर्गत काम करती है। दूसरा स्टेटमेंट गलत, यहां से दूसरे वाले हटाओ, 1 और 3 मिल गया आपको आंसर सही। देख लो, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, 1 और 3। ये रही आपकी वेधशाला। बेसिकली है क्या, चर्चा में क्यों है, देख लेते हैं। केएसओ तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटक में है। केएसओ की 125वीं वर्षगांठ 1 अप्रैल 2024 को विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभाग के स्वायत्त संस्थान भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने मनाई। 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 125, ठीक है, मतलब काफी पुरानी वेधशाला ये है। 1 अप्रैल 1899 को इसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई। वेधशाला के पास दुनिया में सूर्य के, ये सूर्य है ना, सूर्य के सबसे लंबे समय तक निरंतर दैनिक रिकॉर्ड में से एक है, मतलब डेली सन की ऑब्जर्वेटरी है। सूरज का डेली का घूमना फिरना कैसा है ये दीदी डेली रिकॉर्ड कर रही है, ठीक है। चलिए, इस डेटाबेस को डिजिटल कर दिया गया है ताकि यह सभी के लिए सार्वजनिक हो। यह वेधशाला पलानी रेंज तमिलनाडु में ही है ना, तमिलनाडु में अवस्थित है। यह वेधशाला वर्तमान में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के अंतर्गत काम कर रही है, ठीक है। तो यह आपको पता होना चाहिए किसके अंतर्गत काम कर रही है, कहां कर रही है, कैसे कर रही है, क्या कर रही है। चलिए, I1 मिलियन वाई एक्ट, ठीक है, यह प्रोग्राम है। इसकी शुरुआत पूछ रहा है कौन, 1 मिलियन, IM मतलब 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज, IMYAC 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है, ठीक है, कौन से कथन सत्य हैं, देख लेते हैं। यह UNCCC लर्न द्वारा शुरू की गई एक पहल है, ठीक है। इसका उद्देश्य 10 से 30 वर्ष तक के युवाओं को अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। यह भी बात बिल्कुल सही है। 1 मिलियन युवाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि SDG लक्ष्यों के प्रति आप संवेदनशील रहें। 4 बेसिकली SDG लक्ष्य इसके अंतर्गत हमने किए हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही थे। यह UNCC लर्न द्वारा शुरू की गई एक पहल है। IMYAC 4 सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। किस किस के लिए, ये देख लो। क्या कहते हैं, नंबर 6,
क्लीन वाटर। नंबर 12 है ना, 6 के बाद 12 जिम्मेदार उपभोक्ता, है ना, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो 6 कर रहा है, 6 दूनी 12 और 13 और 15 मिले हुए हैं। 13 मतलब क्लाइमेट एक्शन के लिए और 15 मतलब लाइफ और लैंड के लिए, धरती पर जीवन के लिए। इसका उद्देश्य 10 से 30 वर्ष तक की आयु के युवाओं को अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए ठोस कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित करना है कि भाई साहब भविष्य तुमको ही बनाना है, तुम हो मेरे भविष्य के निर्माता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बटरफ्लाई सिकाड़ा, है ना, तितली की कहानी चल रही भाई, जब तितली दीदी कहां गई थी वो वाला सिस्टम है। तो बटरफ्लाई सिकाड़ा, सिकाड़ा की एक नई प्रजाति हाल ही में कहां खोजी गई है? ये खोजी गई है बेसिकली मेघालय में। एक प्रकार की तितली है, थोड़ी खतरनाक सी मानी जाती है। यह मेघालय में खोजी गई प्रजाति गारो हिल्स की स्थानिक प्रजाति है। सिकाड़ा के रंगीन पंख थोड़े से रंगीन होते हैं के कारण इसे बटरफ्लाई सिकाड़ा उपनाम मिला है। यह देश में इस प्रजाति का पहला रिकॉर्ड है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि पहला है। तो बटरफ्लाई सिकाड़ा को याद रखोगे, मेघालय में मिली है। ठीक है, चलिए SARAH क्या है? सार बेसिकली क्या है? यह स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। यह भारत में विकसित किया गया है नहीं, इसको WHO ने डेवलप किया है आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्मार्ट AI असिस्टेंट। तो मतलब सत्य पूछा है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। WHO द्वारा इसका अनावरण किया गया है। लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक डिजिटल हेल्थ प्रोटोटाइप है। इसके लिए जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। सारा एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है जो वीडियो या टेक्स्ट के माध्यम से 8 भाषाओं में उपलब्ध है। क्या क्या काम कर रहा है? तनाव, टेंशन अगर आपको हो रही है, आप दीदी से बात कर लो, टेंशन दूर हो जाएगी। सही खान पान, तंबाकू और ई सिगरेट छोड़ने, सड़कों पर सुरक्षित रहने के साथ साथ लोगों को सुझाव दे सकती है। कौन? सार। तो सार को याद रखोगे। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सर्ट टी सेल थेरेपी किससे संबंधित है? बेसिकली कैंसर से संबंधित है। ये क्या होता है? कैंसर, आपको पता है कि जो कैंसरिस कोशिकाएं होती हैं वो अपने आप को दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करती रहती हैं, जिस कारण कैंसर जो है बढ़ जाता है ना। तो कैंसर का बढ़ना ये मेन बात है। इसके लिए सर्ट टी सेल थेरेपी का जो है भारत ने शुरू की है। कैंसर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि राष्ट्रपति ने जो है घरेलू जीन थेरेपी सर्ट टी, कार टी भी बोल सकते हैं, CAR कार टी सेल थेरेपी लॉन्च की। इसको नेक्स्ट CAR-19 नाम दिया गया है। आपसे यह नाम भी पूछ सकता है, चर्चा में था, किससे संबंधित है? सबसे किफायती कार टी थेरेपी है क्या बेटे? बेसिकली सेल थेरेपी का विकास इम्यूनोसिटी के सहयोग से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से किया गया है। तो IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से करा है। काइमेरेटिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी एक प्रकार की सेलुलर इम्यूनी थेरेपी है जो टी कोशिकाओं को बदलती है। टी कोशिका बेसिकली क्या होती हैं? हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, वो होती हैं, ताकि वे कैंसर को पहचान कर उस पर हमला करने में सक्षम हो जाती हैं। टी कोशिका बेसिकली क्या है? टी कोशिका एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है ना, श्वेत रक्त कोशिका है, जिन्हें लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको टी लिम्फोसाइट पढ़ने मिलेगा। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कीटाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं, बॉडी बिल्डर बनाती हैं। आजा बेटे अब लड़ ले, अब करेंगे दो दो हाथ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टी कोशिका को याद रखोगे, कार टी को याद रखोगे, किसके लिए है? कैंसर के लिए है, याद रखोगे। नाम उसका क्या है? नेक्स्ट CAR-19 है, यह भी याद रखोगे। वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन, मतलब सबसे ज्यादा जिसके पास कार्गो आ रहे हैं। कार्गो नहीं जानते? अरे चौखंटा सा डब्बा जो जहाजों के ऊपर रखे रहते हैं, वो सबसे ज्यादा बेहतर प्रबंधन में नंबर 1 का जो है शीर्ष बंदरगाह कौन सा है? ये है आपका पारादीप, और पारादीप बंदरगाह पड़ता है आपका ओडिशा में। देख लेते हैं, ये रहा आपका ओडिशा,
ये रहा आपका ओडिशा, भारत में ओडिशा की स्थिति, और ओडिशा में ये पड़ता है पारादीप पोर्ट, भुवनेश्वर से पूर्व की ओर, ठीक है, भुवनेश्वर से पूर्व की ओर पड़ता है, कोणार्क से उत्तर पूर्व की ओर पड़ता है पारादीप पोर्ट, ठीक है। तो पारादीप पोर्ट अपने इतिहास में सबसे कम समय में 100 मिलियन मीट्रिक टन हैंडलिंग कर ली इसने उड़ीसा राज्य में, तो आपको यह याद रखना चाहिए एक, ठीक है, यह याद रखना चाहिए। गहरे पानी का बंदरगाह है और महानदी के मिलन स्थल पर है, मतलब जहां महानदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है वहीं ये जो है पारादीप बंदरगाह है। सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है, पूर्वी तट के पारादीप बंदरगाह विकास मुख्यतः उड़ीसा को जापान के लिए कच्चा तेल वगैरह ये सब करता है। आपको बेसिकली इसमें से याद रखना है कि जो पारादीप बंदरगाह है वो उड़ीसा में है। अगला सवाल देखते हैं, मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर की शुरुआत किसने की? देखो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इलेक्शन चल रहा है इस समय, आपकी आगामी परीक्षाओं में इलेक्शन कमीशन ने जितने क्या कहते हैं नए नए काम किए हैं, विभिन्न राज्यों की जो लोकसभा सीटें हैं, क्या क्या हुआ है, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो इलेक्शन कमीशन ने बनाया है मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर, मतलब झूठी शिकायत करोगे विनोद तो वहां कंप्लेंट हो जाएगी, मामला खराब हो जाएगा। ये रहा लोकसभा निर्वाचन 2024, चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये इसकी टैगलाइन है, ये भी याद कर लेना, है ना। इलेक्शन कमीशन ने 18वीं लोकसभा के लिए टैगलाइन दी है, चुनाव का पर्व देश का गर्व, लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए। इलेक्शन कमीशन द्वारा मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर वेबसाइट या ऐप लॉन्च किया गया है। एक क्लिक पर विश्वसनीय और प्रमाणित चुनाव संबंधी सूचना जानकारी कर सकते हैं। वेबसाइट पर निर्वाचन की अवधि के दौरान प्रसारित भ्रामक समाचारों, मिथकों और झूठ से बचने के लिए तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध रहेगी कि यह गलत है और यह सही है। तो निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना प्रसार पर रोकने के लिए मिथ वर्सेस रियलिटी, ठीक है, अरे वही फैक्ट चेक टाइप से कर लिया है, मिथ वर्सेस रियलिटी, चुनाव अवधि के दौरान प्रसारित मिथकों और गलत जानकारी को दूर करने के लिए व्यापक तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करता है ताकि मतदाता को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो और वह चुनाव संबंधी निर्णय ले सके कि उसका बटन किसके आगे दबाना है। वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी हैं, ठीक है। दो अन्य की जो नियुक्ति हुई है उनको भी हम देख लेंगे। हाल ही में किस देश में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया? भूकंप बेसिकली जब आता है तो पृथ्वी के अंदर भूकंपीय तरंगें महसूस होती हैं, उसको बोलते हैं अवकेंद्र, और पृथ्वी की परिधि पर जहां भूकंपीय तरंग सबसे पहले आती है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। तो 7.4 तीव्रता का बड़ा भूकंप है। मर्केली स्केल और रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता नापते हैं। किसने महसूस किया? ताइवान ने। ताइवान और चाइना का बेसिकली झगड़ा चलता रहता है। चाइना कहता है कि तू हमारा है, ताइवान कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। भारत का क्या स्टैंड है? भारत इसको स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। ये देखते चलिए, जूम कर देता हूं, ये रहा आपका ताइवान, है ना, ये रहा चाइना पूरा, और ये भारत, म्यांमार, ये सब दिया है, ये ताइवान। ताइवान ये रहा जहां एरो लग रहा है छोटू सा, मतलब चीन के मैं कहूं पूर्व या मैं कहूं दक्षिण पूर्व में पड़ जाता है ताइवान। तो रिक्टर पैमाने पे स्केल पे नाप रहे हैं, 7.4 अधिक तीव्रता वाले भूकंप ने ताइवान को प्रभावित किया। 25 वर्ष में पहली बार आया है। ताइवान भूकंप क्षेत्र में संवेदनशील है। क्यों? क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर के पास है। ये रिंग ऑफ फायर पड़ता है पैसिफिक ओशन में। ताइवान आधिकारिक तौर पर चीन गणराज्य में स्थित पूर्वी एशिया का एक देश है। ये सब चीजें आपको दी हुई हैं। चलिए, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहां स्थापित किया जा रहा है? क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? भारत का पहला है। तीनों सेनाएं जो हैं यहां जो है डिफेंस स्टेशन, तीनों सेनाओं का ट्राई सर्विस कॉमन, तो भारत का पहला है। कहां स्थापित किया जा रहा है? मुंबई। देख लीजिए, सशस्त्र बल मुंबई को सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य एकीकृत थिएटर कमांड के निर्माण से पहले तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता हासिल करना है, कि मतलब तीनों सेनाएं कलेक्टिव रूप से वहां जो है कार्यक्रम कर पाए। थिएटराइजेशन एक सैन्य रणनीति है जहां सेना
सेना, नौसेना और वायुसेना एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए एक ही कमांडर के तहत एक ही इकाई के रूप में काम करती हैं। समझ रहे हो? तो ये एक नया कॉन्सेप्ट जो है डेवलप होने जा रहा है मुंबई में। चलिए, सी विजिल ऐप, ये भी इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। सी विजिल ऐप मतलब सीटी मार करता है ऐप। इसका क्या मतलब है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निर्वाचन आयोग ने शुरू किया, ठीक है। निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता और व्यय संबंधी उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए एक नवोन्मेषी मोबाइल एप्लीकेशन है। व्यय संबंधी का कोई मतलब नहीं है। व्यय कैसे तुम डिसाइड कर लोगे? पहली बात तो ये, कॉमन सेंस लगाओ। तुम कैसे डिसाइड कर लोगे कि फलाने सिंह ने ज्यादा व्यय किया? ये गलत है। यह एक एंड्रॉइड अनुकूल एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल ठीक है भाई। कॉमन सेंस लगाओ। आजकल अगर कोई ऐप बनेगा तो क्या वो एंड्रॉइड अनुकूल नहीं बनेगा? खाली iOS वालों के लिए थोड़ी बनेगा, एप्पल वाले चाचाओं के लिए थोड़ी बनेगा, हम जैसे गरीबों के लिए भी बनेगा। मतलब 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डी दिया है, 1 मिनट, सभी, डी में मतलब सभी है। तो देख लेते हैं व्यय संबंधी उल्लंघन, देख लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से व्यय संबंधी देखो ये है, भारत निर्वाचन आयोग, व्यय संबंधी उल्लंघन भी होगा उसमें, ठीक है। व्यय संबंधी उल्लंघन भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 भी होगा, मतलब सभी इसमें सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखो, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए सी विजिल ऐप नागरिकों के निर्वाचन के दौरान आचार संहिता और व्यय संबंधी उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए है, ठीक है। हाँ, मतलब व्यय संबंधी रिपोर्ट में इसमें वैसा होगा कि आप जो है पैसा बांट रहे हैं, मतलब व्यय संबंधी उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये व्यय संबंधी उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सी विजिल एक उपभोक्ता अनुकूल एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जिसे संचालित करना आसान है। यह ऐप की विशिष्टता यह है, यह केवल लाइव फोटो और वीडियो ऐप के माध्यम से ही ऑटो लोकेशन कैप्चर करता है। ये नहीं तुम 4 साल पुरानी वीडियो डाल दो, विधायक जी 200 के नोट बांट रहे हैं, नहीं, लाइव आपकी लोकेशन लेगा और लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, सीधे इलेक्शन कमीशन के पास चीज जाएगी और वहां के जो भी संबंधित पदाधिकारी होंगे इलेक्शन को मेंटेन करने वाले, उनके पास सूचना जाएगी, वो आके उस कार्यक्रम को रुकवाएंगे। तो ये सी विजिल ऐप है बेसिकली, है ना। क्या क्या कर रहा है? ये सब कर रहा है, ये सब दिया है इसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बायकॉम सत्याग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायकॉम सत्याग्रह के जो है काफी शायद 90 साल पूरे किए हैं, है ना, 100 साल पूरे किए हैं, ठीक है। चलो, तो बायकॉम सत्याग्रह का संबंध आंध्र प्रदेश से नहीं है, केरल वेरल से है। पहला गलत हो जाएगा। इसकी शुरुआत हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ एक सत्याग्रह था, ठीक है। इसकी शुरुआत 1924 में हुई। तो देख लेते हैं क्या सही है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, वहां वही केवल 2 और 3 सही है, ठीक है। चलिए, तो क्या है, 2024 में बायकॉम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 100 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी और आपके इतिहास की दृष्टि से भी। चलिए, केरल और तमिलनाडु में बेसिकली हुआ था ये। स्थान याद रखोगे। शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया मुख्यमंत्रियों ने, दोनों के मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त रूप से शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया, ठीक है। ये प्रॉपर दिया है। केरल में एक शहर है ना। बायकॉम महादेव मंदिर के आसपास की जो है दिक्कत थी, मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, इसे महात्मा गांधी ने भी सपोर्ट किया था। चलिए, हाल ही में खबरों में रहा अफार ट्रायंगल कहां अवस्थित है? तो अफार ट्रायंगल बेसिकली है अफ्रीका में। देख लो इमेज के माध्यम से है क्या, पहले पढ़ लेते हैं। हाल ही में भूवैज्ञानिक निष्कर्षों के अनुसार अफ्रीका के अफार ट्रायंगल आगामी, पूछा जा सकता है परीक्षा में, एकदम छपने वाला सवाल है। अफार ट्रायंगल आगामी 5 से 10 मिलियन वर्षों में एक नए महासागर की उत्पत्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि यह अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका की एक भौमिकी निम्न भूभाग है, मतलब डाउनलैंड है ना। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बेसिकली कौन से देश आते हैं? सीड, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और डिजिबूती या जिबूती, ये 4 देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। 3 विवर्तन की प्लेटों, न्यूबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेट यहां मिलती हैं। ये रहा आपका ये मिडलैंड भूमि, लाल सागर से लगती हुई, गल्फ ऑफ अदन से लगती हुई, यहां पे जो है
यहां पे जो है ये नए महासागर का निर्माण हो सकता है। अफार ट्रायंगल को आप याद रखोगे, ये है। ये हाल ही में नेचर्स पत्रिका में एक लेख छपा था, उससे रिलेटेड जो है सवाल है। चलिए, हवाना सिंड्रोम किससे संबंधित है? मानसिक रोग से संबंधित है। आदमी का अजीब अजीब सा फील होता है, तनाव तनाव सा फील होता है, हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसे विभिन्न देशों में अमेरिकी दूतावास के कुछ सरकारी अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने 2016 से अनुभव किया है। लक्षणों में सिरदर्द, नींद का ना आना, न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के समान अन्य लक्षण भी शामिल हैं। हवाना सिंड्रोम के कारण अज्ञात बने हुए हैं। पहली बार 2016 में अमेरिकी दूतावास में खोजा गया था, दोबारा किसी को हो गया होगा, इसलिए चर्चा में है। चलिए, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावों के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने किसे यूथ आइकन बनाया है? तो यूथ आइकन किसे बनाया है? आयुष्मान खुराना साहब को। ये दोनों भाई पहले ही बन गए थे, वर्तमान में अभी बनाया है आयुष्मान खुराना को यूथ आइकन। ठीक है, तो ये प्रॉपर डिटेल है, इसमें कुछ ऐसा समझने वाला है नहीं। चलिए, हाल ही में किसे विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ये हुए हैं आपके राकेश मोहन साहब। ठीक है, राकेश मोहन बेसिकली कौन है? तो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर है ना। एक गवर्नर होता है, बाकी 3 या 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। राकेश मोहन को विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल में शामिल कर लिया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में बोर्ड के कार्यकारी निदेशक, भारत के वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार जैसी प्रतिष्ठित भूमिकाओं में काम कर चुके राकेश मोहन के पास पैनल में कार्य करने का व्यापक अवसर होगा। तो राकेश मोहन साहब हैं, इनको वर्ल्ड बैंक ने जो है आर्थिक समूह सलाहकार समूह में शामिल कर लिया है ना। ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। डिफरेंस क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल तो ऐसे करके आती है, ऐसे करके पड़ती है आप पे, जैसे जो अभी आपने जो वो देखा होगा ना धूम धड़ाका वाला, वो सब सिस्टम वही है। मिसाइल ऐसे उड़ेगी और ऐसे हिट करेगी टारगेट को परवलयाकार के रूप में, दैट इज बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल लंबी रेंज की मिसाइल हो सकती है। दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। आप सामने बैठे हो, आपको मिसाइल मारनी है, टक से ऐसे करके मारूंगा मैं, ये हो गई क्रूज मिसाइल। ठीक है, अरे नहीं मार रहा, अरे सर गलती हो गई। क्रूज मिसाइल मतलब सीधे गई, तो क्रूज मिसाइल सीधे जाएगी, मतलब इसकी डिस्टेंस पावर कम होती है और बैलिस्टिक मिसाइल की ज्यादा होती है। दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव क्या है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, क्योंकि वो हवा में बहुत देर रहती है, इस कारण जो किसी भी देश जिसके ऊपर छोड़ी जा रही है उसका रडार सिस्टम उसको ट्रैक कर लेता है और हवा से हवा में ही फोड़ देता है। जैसे आज धर्म और पाप की लड़ाई है, निर्णय की घड़ी अब आई है, दोनों तरफ से तीर चले और बीच में धूम धड़ाका हो जाता था, वैसे ही इसमें हो जाता है बैलिस्टिक मिसाइल के साथ। क्रूज मिसाइल छोटी डिस्टेंस पर मार करने की संभावना है, लेकिन क्रूज मिसाइल रडार द्वारा ट्रैक नहीं होती, क्योंकि वो तो सतह से थोड़ी बहुत ऊपर ही चलती है, इसलिए। चलिए, खैर, अग्नि प्राइम के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। यह अग्नि श्रेणी की पिछली सभी मिसाइलों से भारी नहीं है। अब एक कॉमन सेंस, भारी होगी तो क्या नया, मतलब हल्का ही तो करते हैं। पहले लैपटॉप पूरे 4 किलो के आते थे, अब होते हैं लाइटर लैपटॉप, मतलब यह गलत हो जाएगा। दूसरे को गलत करो, दूसरा गलत है ना। यह भारत के मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत विकसित की गई है, यह भी सही है ना। तो मेरे हिसाब से इसमें 1 और 3 सही हो जाएंगे, 2 वाला तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बी दिया है, 1 मिनट, बी मतलब केवल 2 और 3 सत्य कथन, 2 और 3 कैसे हो जाएंगे? नहीं, सी होगा। हल्की है ये, भारी नहीं है। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान किया गया। इसकी रेंज कितनी है? यह अग्नि की सभी पिछली मिसाइलों से हल्की है, ना कि भारी। यह परमाणु सक्षम नई पीढ़ी के उन्नत संस्करण है, जो 2 चरणों वाली कनस्तर मिसाइल है। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री तकनीक से लैस है, मतलब एक साथ ही बहुत सारे टारगेट फोड़ लेगी भाई साहब। ठीक है, यह भारत के मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत विकसित की गई है। अग्नि प्राइम क्यों है?
हैं खास, अग्नि 4 और अग्नि 5 की टेक्नोलॉजी से बनी है। स्पीड के लिए 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम है। मोबाइल लॉन्चर से भी फायर की जा सकती है, मतलब फोन से, जैसे अब फोन से एसी कंट्रोल हो रहे हैं, आदमी कंट्रोल हो रहे हैं फोन से, मिसाइल तो बहुत दूर की चीज है भाई, मिसाइल का ही नहीं कंट्रोल होगी। स्टार्ट प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? बेसिकली इसरो का प्रोग्राम है स्टार्ट, और ये है क्या इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट नामक नया परिचयात्मक स्तरीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है क्या? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ठीक है। उद्देश्य भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकों और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए एक परिचयात्मक स्तरीय प्रोग्राम है, मतलब उनको बताया जाएगा कि क्या स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या। यह कार्यक्रम अंतरिक्ष विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसमें खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, हेलियोफिजिक्स मतलब सूर्य वाली फिजिक्स, और सूर्य पृथ्वी इंटरेक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन और एरोनॉमी शामिल है। स्टार्ट कार्यक्रम भारतीय छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पेशेवर बनाने में सक्षम बनाने का प्रयास करेगा कि आप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मतलब आपको एक सिस्टम सिखा दिया, अब आप उसमें आगे ग्रो कर पाए। तो स्टार्ट प्रोग्राम आपसे पूछ सकता है किसकी पहल है, किस लिए है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आगे चलते हैं। कृत्रिम सूर्य शब्द का अक्सर उल्लेख किया जाता है, यह किससे संबंधित है? तो कृत्रिम सूर्य बेसिकली क्या है? परमाणु संलयन प्रक्रिया है। आप खुद सोचो, जब सूर्य में जो प्रक्रिया होती है वो बेसिकली क्या है? वो परमाणु संलयन प्रक्रिया है भाई। सूर्य के अंदर जो विस्फोट हो रहे हैं वो परमाणु संलयन प्रक्रिया से है। तो कृत्रिम सूर्य हम बना रहे हैं, परमाणु संलयन प्रक्रिया का नाभिकीय रिएक्टर एक हम बना लें या अनुसंधान उपकरण बना लें, इसको हम बोलेंगे कृत्रिम सूर्य। काफी चर्चा में है, टोकामेक मशीन भी इसको नाम दिया जाता है। कोरिया ने बना लिया है, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान को एक साथ उसने जो है कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। टोकामेक नामक डिजाइन, टोकामेक नाम देते हैं, ये है ना, वैज्ञानिक आमतौर पर उसको टोकामेक नाम देते हैं। चलिए, भारत अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व कब तक स्थापित करने की योजना बना रहा है? जैसे ये आए दिन बम फोड़ते रहते हैं इधर उधर, पेट्रोलियम के प्राइस हाइक हो गए, गड़बड़ हो गई, नीचे हो गए, मतलब हमें दिक्कत होती रहती है। तो हम अपना रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की बात कर रहे हैं कि तुम बम फोड़ना चाहे गोला बारूद चलाना, लेकिन हम थोड़ा बहुत अपना इंतजाम करके रखा करेंगे। 2029-30 तक हम पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की बात कर रहे हैं। पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व हम जो है बना लेंगे, इस जिसे ऑपरेटर को सभी संग्रहित तेल और व्यापार करने की आजादी भी मिलेगी। अब तक भारत ने दक्षिण भारत में अपने 3 मौजूदा एसपीआर के लिए केवल आंशिक व्यवसायीकरण की अनुमति दी है ना, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, पेलोगिया नाक्टालुका क्या है? अरे भाई साहब, ये क्या है? ये एक जेलीफिश है। ये भी जेलीफिश ऐसी है जो भारत में पहली बार खोजी गई है, इसको भी ध्यान रखोगे। सिकाड़ा पीछे पड़ के आए थे, वो क्या थी? बटरफ्लाई थी, तितली थी, मेघालय में खोजी गई थी। और पेलेगिया नाक्टिलुका क्या है? एक जेलीफिश है। देख लेते हैं, ये रही पेलिगुटा नाक्टोलुका, जो भी नाम है इसका, याद रखना। असामान्य घटना में समुद्री शोधकर्ताओं ने 3 अप्रैल की सुबह विशाखापत्तनम में रिपोर्ट की है, भाई साहब दीदी मिली है, ठीक है। जहरीली जेलीफिश है, मतलब समझ रहे हो, तुम मुझे छूना मत, मैं तुम्हें जला के राख कर दूंगी। तो अब वैज्ञानिक भी कह रहे हैं मैं राख होना चाहता हूं। अरे चचा निपट जाओगे, जहरीली है। पेलेगिया नोक्टेलुका प्रजाति, जिसे माउस टंगर या बैगनी धारीदार जेलीफिश जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तुम्हारे काम की सिर्फ इतनी चीज है, भारत के पूर्वी तट पर मिली है। दूसरी चीज विशाखापत्तनम में देखी गई है क्या? तो जेलीफिश है, इतना याद रखोगे। आगे चलते हैं। कोंडा रेड्डी जनजाति कहां पाई गई है? तो कोंडा कहां पाई जाती है? तो कोंडा रेड्डी नाम से ही देख लो, वो नहीं था अपना कोंडा रेड्डी, पुष्पापन झुकेगा नहीं, उसमें भी तो कोंडा रेड्डी कहां है? ये है भाई आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये ओंडा कोंडा जितना भी आइटम है ये सब आंध्र प्रदेश वाला है। हाल ही में वन अधिकारियों को पता चला, देखो घटना देखो कितनी बेहतरीन सी है। वन अधिकारियों को पता चला कि भारतीय लारेड़ पेड़ या भारतीय सिल्वर ओक की छाल में पानी जमा होता है, खासकर गर्मियों में, जैसा कि कोंडा रेड्डी जनजाति का दावा था। उन्होंने दावा किया। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र में ही पड़ता है। जब वन अधिकारियों ने इंडियन लॉरेन पेड़ की छाल काटी तो उसमें से पानी की बौछारें गिरने लग गई। इस तरह कोंडा रेड्डी जनजाति का स्वदेशी ज्ञान संसाधन पूर्ण साबित हुआ, ठीक है। कोंडा रेड्डीज एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है जो गोदावरी नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है।
चलिए, तो इस प्रकार कोंडा रेड्डी भी आपको पता चल गए कौन है। सर अब तक तो मुझे पुष्पा वाला कोंडा रेड्डी पता था। बेटे पुष्पा की जगह आंध्र प्रदेश वाला भी कोंडा रेड्डी पता चल गया। आगे चलते हैं। स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है आपका REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड। बेसिकली है क्या, REC लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण के लिए स्कॉच ESG पुरस्कार जीता है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रख सकते हो। आगे चलते हैं। हाल ही में लिखी गई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, देखो इस लगभग अगर हर हफ्ते में एक आध पुस्तक तो लॉन्च हो ही जाती है, तो जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें होती हैं वो मैं आपके लिए इसमें लगाता लाऊंगा, ठीक है, ताकि आपका पुस्तकों वाला एक सवाल तो पक्का टपकता है भाई पुस्तकों से। PCSE परीक्षा हो, आरोग्य परीक्षा हो, एक दिवसीय परीक्षा हो, एक सवाल पक्का टपकेगा। हाल ही में लिखी गई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखी गई है? सैम पित्रोदा चाचा ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए सैम पित्रोदा। ये रही पुस्तक का कवर, ये रहा पुस्तक का कवर, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। चलिए, तो प्रसिद्ध लेखक सैम पित्रोदा ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है पुस्तक को नामक नई किताब को, जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और इसका संभावित चुनौतियों का पता लगाती है। भारत और अमेरिका की बात इसमें हो रही है। आगे चलते हैं। भारत का पहला, अब देखो पहला है, स्मॉल स्केल LNG यूनिट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? यह किया जा रहा है आपके मध्य प्रदेश में। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने हाल ही में मध्य प्रदेश में गेल इंडिया लिमिटेड के विजयपुर कॉम्प्लेक्स में भारत का पहला स्मार्ट स्केल LNG का उद्घाटन किया। SSLNG मतलब स्मार्ट स्केल LNG छोटे उपभोक्ताओं को LNG ले जाने वाले ट्रकों जैसे अपरंपरागत परिवहन साधनों के माध्यम से LNG के रूप में प्राकृतिक गैस प्रदान करता है, ठीक है। तो MP का जो है पहला बनाया गया है। मसान होली, होली खेले मसाने में, गाना तो आपने सुना ही होगा। मसान होली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफी फेमस ये जो है मानी जाती है मसान होली। तो देखो एक हमने, अब देखो ऐतिहासिक रूप से भी घटनाएं जो इंपॉर्टेंट होती हुई आएंगी उनको भी हम इनके माध्यम से देखते चलेंगे, करंट के क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे हमने बाइकॉम सत्याग्रह देखा, भाई केरल तमिलनाडु में हो रहा था, 100 वर्ष पूरे हो गए थे, इसलिए हम ऐसे भी देखते चलेंगे। मसान होली बनारस में मनाई जाती है, बनारस के भी मणिकर्णिका घाट पर, ठीक है। 3 दिवसीय विशेषकर कार्यक्रम नहीं, 2 दिवसीय कार्यक्रम है, ना कि 3 दिवसीय। देखो बहुत माइन्यूट सा है, ऐसी फैक्ट वैसे ऐसा माइन्यूट डिफरेंस देते नहीं है, लेकिन फिर भी ये गलत हो जाएगा। मसान होली चिता की राख और गुलाल से खेली जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। मतलब जो मणिकर्णिका घाट पे चिताएं जल रही होती हैं, चिताओं की राख से होली खेली जाती है, ये है बेसिकली भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग खेलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये है मसान होली। आप देख रहे हो चिता की राख बाबा जी लपेटे हुए हैं, भाई भी अपने माथे पे चिता की राख लगाए हुए हैं। चलो, ये दिया है बनारस में 2 दिन तक मनाया जाता है मान्यता के अनुसार रंग भरी एकादशी उत्सव के 1 दिन बाद, ठीक है। भगवान शिव बाबा काशी विश्वनाथ मणिकर्णिका घाट पर अपने साथियों के साथ होली खेलते थे। मसान होली चिता की राख और गुलाल से खेली जाती है। बाबा शिव खेलते थे काशी विश्वनाथ जी में, इस वजह से जो है मनाते हैं। चलिए, नाटो के संदर्भ, नाटो बहुत चर्चा में है, परीक्षा में पूछा जाने योग्य प्रश्न बनेगा। नाटो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाटो कब बना? 1949। मुख्यालय ब्रुसेल्स। कितने कंट्री अब हो गए? शायद 34। देख लेते हैं। नाटो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 35 सदस्य नहीं है, 32 या 34 से भी देख लेंगे। भारत इसका कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो, हम तो इसमें जाएंगे ही नहीं। हमारा क्या मतलब है ना, तुम आपस में लड़ते फिरो, हमसे क्या लेना देना। वैसे ही नाटो के चक्कर में रसिया यूक्रेन हो गया। खैर, नाटो का गठन 1949 में वाशिंगटन डीसी में हुआ, यह सत्य है। कौन सा कथन सही है? केवल 3 सही है, 1 और 2 गलत है। देख लेते हैं। यह रहा भाई साहब पूरा नाटो। रिसेंटली शामिल कौन सा देश है? स्वीडन। स्वीडन टू ज्वाइन नाटो आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम हंगरी। यूरोपियन कंट्रीज बाई ईयर ऑफ ज्वाइन नाटो। ये दिया है, ये दिया है कब कब किस किस ने नाटो ज्वाइन किया है ना, ये प्रॉपर दिया है, ठीक है। अब कौन ज्वाइन कर सकता है? तो यूक्रेन का निशान है, और यूक्रेन नहीं, उसके ऊपर वाला कंट्री है, ठीक है। चलो खैर, हाल ही में नाटो ने ब्रुसेल्स में अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई है। गोल्डन जुबली मना रहे भाई साहब, इंपोर्टेंट हो जाएगा ब्रुसेल्स में, ठीक है। एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन जिसमें 32 सदस्य देश शामिल है, ठीक है। 32 है, कितने हैं? 32। 30 यूरोपियन और 2 नॉर्थ अमेरिकन देश हैं। 4 अप्रैल को
1949 को वाशिंगटन में इसका गठन हुआ था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। हाल ही में स्वीडन 7 मार्च 2024 को गठबंधन में शामिल हुआ है। तो सबसे रिसेंट कौन है? स्वीडन है। नाटो चर्चा में बना रहता है, इसलिए नाटो का सवाल तो नाटो करा देगा पेपर में, ध्यान रखना। विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाते हैं विकास और शांति के लिए खेल दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन समाज में खेलों के महत्व उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। हाल ही में खबरों में रहा अहोबिलम तीर्थ किस राज्य में है? तो अहोबिलम तीर्थ है आपके आंध्र प्रदेश में। चर्चा में क्यों था? बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे अहोबिलम ने कि हमारे यहाँ ये लोग नहीं आएंगे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, इसलिए। ठीक है, तो अहोबिलम तीर्थ, ये इमेज देख रहे हो आप, इस तरीके का मंदिर का इसका गेट टाइप से है। हाल ही में अहोबिलम मंदिर आगंतुकों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है ये अहोबिलम मंदिर। ठीक है, चलिए। हाल ही में मातावारी पेड़ा या पेड़ा, मातावारी पेड़ा को जीआई टैग मिला है। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो त्रिपुरा का बहुत फेमस पेड़ा है मातावाड़ी पेड़ा। ये बेसिकली मंदिर का प्रसाद है। मातावाड़ी पेड़ा या पेड़ा त्रिपुरा के प्रसिद्ध त्रिपुरेश्वरी मंदिर का प्रसाद है। ठीक है, कुछ मंदिरों के प्रसाद बड़े फेमस हैं, मतलब उनका अलग सा ही टेस्ट आता है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी आप कभी गए हो तो वहां से लड्डू वाला जो प्रसाद मिलता है उसका भी एक अपना अलग टेस्ट है। खैर, तो त्रिपुरेश्वरी मंदिर का प्रसाद है दूध और चीनी से बना यह व्यंजन अपने विशिष्ट स्वाद और गहरी जड़ें जमा चुकी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। जीआई टैग मिल रहा है, समझ रहे हो? जीआई टैग मिला है तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। स्थानीय लोगों और आगंतुकों के बीच पेड़ा की बढ़ती मांग के साथ कंपनियों ने दुनिया भर के ग्राहकों के लिए उत्पाद का विपणन शुरू कर दिया है। ऑनलाइन देखना मातावारी पेड़ा मिल जाएगा आपको। चलिए, खैर, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, काफी बवाल हुआ इस रिपोर्ट पे आई है ना। 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा जारी की गई। 2 इंस्टीट्यूशन है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन एक और है। ठीक है, यह रिपोर्ट रोजगार रिपोर्ट 2024 श्रम और रोजगार के मुद्दों पर जारी रिपोर्ट की श्रृंखला में तीसरी रिपोर्ट है। यह ठीक है, और पहला वाला सही भी मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते, क्योंकि 2 संगठन मिलकर कर रहे हैं। फिलहाल हम इसको गलत मानते हैं, बी इस प्रश्न का सही आंसर लगाते हैं। हाल ही में मानव विकास संस्थान IHD है ना, मानव विकास संस्थान तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो भी कुछ होगा इंस्टीट्यूशन, और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने मिलकर क्या किया है? रिपोर्ट जारी की है। इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत के युवा बढ़ती बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। ठीक है, 2000 और 2019 के बीच युवा रोजगार और अल्प रोजगार में वृद्धि हुई, लेकिन महामारी के वर्षों में इसमें और भी ज्यादा गिरावट आई है। समग्र श्रम बल भागीदार और रोजगार दरों में सुधार के बावजूद भारत में रोजगार की स्थिति खराब बनी हुई है। भारत के बेरोजगार कार्यबल में लगभग 83% युवा है। ठीक है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। IHD जो मानव विकास संस्थान है वो, और जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO है, उन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय टीवी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीवी रिपोर्ट का देखना है। टीवी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखिए, यह रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई। यह रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि टीबी के कारण मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। ये टीबी जो है मृत्यु दर में वृद्धि कर रहा है। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उछाल देखा गया है। तो सबसे अधिक नहीं होगा, और भी पहले भी कई बार देखे गए हैं। ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, रॉन्ग होगा। 1 और 2 मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। देख लेते हैं ए। ठीक है, तो ये प्रॉपर दिया है। क्या है? टीवी रिपोर्ट 2023-24। सबसे पहले आपको क्या क्या किसी भी रिपोर्ट का याद होना चाहिए। जारीकर्ता कौन है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, पता होना चाहिए। इस बात पर प्रकाश डालती है कि तपेदिक टीवी के कारण मृत्यु 2015 में 28 प्रति लाख जनसंख्या घटकर 2023 में 23 प्रति लाख जनसंख्या हो गई। यानी 1 लाख में से 23 आदमी टीबी से जा रहा है, पहले 28 जा रहा था। यानी इनसे होने वाली मृत्यु दर में गिरावट आई है। 1 मिनट, मृत्यु दर में वृद्धि हुई है, नहीं गिरावट आई है, मतलब यह भी गलत हो जाएगा भाई। दूसरा भी गलत है, यह भी गलत है। 2 और 3, ठीक है। स्वास्थ्य तो फिर यही हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? इसको आप ऐसे देखिएगा, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो 2 और 3 असत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहां हो जाएगा। 2 और 3 असत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। क्षय रोग एक जीवाणु संक्रमण रोग है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए टीबी किससे होता है।
जीवाणु से होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। मुख्य रूप से तब फैलता है जब लोग एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दूषित हवा में सांस लेते हैं जिसको यह बीमारी है। टीबी के मरीज से दूर रहते हैं ना लोग, टीबी खे 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 जो करते रहते हैं केजरीवाल टाइप, ठीक है, हालांकि वो नहीं है। चलो, कठिया गेहूं के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। परीक्षा में पूछे जा सकने वाला सवाल। जीआई टैग प्राप्त करने वाला यह उत्तर प्रदेश का पहला कृषि उत्पाद है। ध्यान रखना, पहला उत्पाद नहीं है, पहला कृषि उत्पाद है उत्तर प्रदेश का। क्या? जीआई टैग प्राप्त करने वाला कठिया गेहूं। वैसे तो काला नमक चावल को भी मिला था यार उत्तर प्रदेश का जीआई टैग, है ना। इस गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में होता है। यह गलत हो जाएगा क्योंकि काला नमक चावल को भी तो जीआई टैग मिल चुका है ना, तो वो भी तो कृषि उत्पाद होगा। मुख्यालय बुंदेलखंड में होता है, यह सही है। दूसरा सही हो जाएगा, केवल बी इसका आंसर सही हो जाएगा। हालांकि जो आपकी सॉल्यूशन है उसमें सी दिया है, बी इसको कर लेंगे, 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कठिया गेहूं को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह सम्मान पाने वाली उत्तर प्रदेश की पहली कृषि उपज नहीं होगा, ठीक है। देख लेना एक बार, मुझे लगता है देख लूंगा मैं इसको, एक बार देख लूंगा, ठीक है। चलिए, कठिया गेहूं जिसे ड्यूरम नाम से भी जाना जाता है, पोषण से भरपूर है और ग्लूटिन जो वही, अरे नहीं देखिए वो शॉर्ट वीडियो आजकल वायरल चल रही है, ये देखो फलाने ढिमाके ब्रांड का आटा, इसको आपने माड़ा, इसमें गोंद रह गया, तो वही ग्लूटिन होता है दीदी, तो वही है, ठीक है, ग्लूटिन फ्री है। पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? ये बनी है दीदी बिल्किस मीर, क्योंकि पहली है जूरी सदस्य बन रही है, महिला है, इसलिए हो जाता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर की वाटर स्पोर्ट्स प्रमोटर और एथलीट बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है। यह अंतरराष्ट्रीय बहुखेल कार्यक्रम 26 जुलाई से जो है फ्रांस में होने हैं, जिसका मुख्यालय जिसका मेजबानी करेगा पेरिस। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। रिजर्व बैंक ने अपने 90 साल पूरे कर लिए हैं। कैसे? रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई, ठीक है। 1947 में आरबीआई को राष्ट्रीयकरण किया गया, 1949 में किया गया है, ना कि 1947 में। दूसरा गलत हो जाएगा। सभी सिक्के और नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, गलत। 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का नोट जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है, ना कि आरबीआई गवर्नर। बाकी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के दस्तखत होते हैं। सत्य पूछा है कौन सा है? केवल एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आरबीआई के 90 साल पूरे होने पर मुंबई में आरबीआई @90 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। प्रॉपर यही सब दे दी है। ये देख लो, 1 रुपए के नोट को छोड़कर विभिन्न करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास है। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ना कि आरबीआई गवर्नर द्वारा, ठीक है। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। निम्नलिखित नामों पर विचार करें। उपरोक्त में से किसे भारत रत्न 2024 में, भारत रत्न 2024 भाई साहब अब तक मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता था। 1999 और 2024 2 साल ऐसे बन गए हैं जिसमें इस बात का उल्लंघन किया गया है। इस बार 5 लोगों को बेसिकली दिया गया है भारत रत्न। आडवाणी साहब को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, प्रणब मुखर्जी को पहले ही मिल गया, मतलब 1 और 2 को मिला है। बाकी लोग और कौन कौन है? बाकी लोग कर्पूरी ठाकुर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, चौधरी चरण सिंह किसान नेता माने जाते हैं, पीवी नरसिम्हा राव भारत में जो है अच्छे नेता माने जाते हैं, एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। देख रहे हो, चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन दोनों को और कर्पूरी ठाकुर, ये सब काफी डाउन टू अर्थ लोग हैं, इनको जो है पुरस्कार दिया गया है। एक बार में 3 पुरस्कार ही दिए जाते हैं, लेकिन यह नियम पहली बार 1999 और 2024 में तोड़ा गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र वेट लिफ्टर दीदी कौन बन गई है? अपनी मीराबाई चानू, ठीक है। इन्होंने पहले भी कई पदक जीत रखे हैं, पद्मश्री वगैरह इनको भी मिल रखा है, ठीक है। चलिए, तो ये सब जो है उनके विषय में दिया गया है। कांगो ने किसे अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कांगो बेसिकली है कहां। तो मैप में देख लो, ये रहा आपका अफ्रीका का मैप। अभी हम देख के आए थे अफार ट्रायंगल, वो यहां था, है ना, सीड के पास, मतलब ये रहा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मैंने आपको बताए थे 4 देश हैं, सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती यहां पड़ता है छोटा सा, तो 4 देश हैं बेसिकली। चलो, ये रहा आपका
कांगो और इसके नीचे रहा DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये दोनों कंट्री हैं, दोनों पास पास है, लैंडलॉक्ड नहीं है, अटलांटिक ओशन से यहां पे अपनी छोटी सी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, तो याद रखोगे ये रहा आपका कांगो वाला। तो अगर आपसे पूछे कांगो की स्थिति, क्योंकि ये ज्योग्राफी के करंट वाले प्रश्न भी यहीं से बनते हैं, तो कांगो की बेसिक स्थिति आपको पता होनी चाहिए। ये आपकी हो जाएगी अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी साइड पड़ता है कांगो। चलिए, तो किसको बनाया है? ये बनाया है जुडिथु समीनुआ तुलुका। ठीक है, नाम इनका बड़ा खतरनाक सा है, याद रखोगे। 1 अप्रैल को क्या नाम है, जाडीथू, ये थू होगा, जाडीथू समीनुआ तुलुका को कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। महिला बनेगी भाई, पहली बनेगी, चर्चा में तो रहेगी दीदी। चलो, किसे राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? बेसिकली मेडिकली जो वो लोग करते हैं उनको ये मिलता है। ये है डॉक्टर कार्तिक कोम्मुरुकी। ठीक है, चलिए ए, तो हाल ही में कार्तिक कोम्मुरुई को रोगी देखभाल और ऑर्थोडोंटिक्स एवं दंत चिकित्सा के समकालीन अभ्यास के प्रति प्रतिबद्धता के कारण नेशनल फेम अवार्ड मिला है। यह एक नेशनल फेम अवार्ड है, ये इनको मिला है। चलिए, तो आपकी ये क्लास यहीं समाप्त होती है। हफ्ते के हम लोग 40 प्रश्न करने का प्रयास किया करेंगे, जैसे 1 से 7 अप्रैल के कर लिए, अब 8 से 14 अप्रैल के कर लेंगे। इसी तरीके से 4 क्लासें आपकी एक महीने में हो जाया करेंगी। 1 घंटा मुश्किल से भी नहीं हुआ होगा, 1 घंटे की बेसिकली ये क्लास रह करेगी, लेस देन 1 आवर। ठीक है, चलिए, तो कैसा लग रहा है मेरा आपको ये प्रयास? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, है ना। और बाकी जो भी आप चाहते हैं कमेंट के माध्यम से कमेंट जरूर कर दिया करो, ताकि मुझे भी अपने आत्म मूल्यांकन का मौका मिलता है और मुझे यह भी समझ में आता है कि आप लोग मुझसे और क्या क्या चाहते हैं। चलिए, मिलता हूं फिर किसी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए पूरे दमशम के साथ पढ़ते रहिए, परीक्षा आपकी नजदीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।